गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने शिक्षण सिद्धांत लेकर उपस्थित हुई हूँ। शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं? शिक्षण सिद्धांत एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाने के बाद बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं करता है, जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके, रोचक बना सके, छात्र सक्रिय रहकर अधिक से अधिक अधिगम कर सके। इसके लिए मनोविज्ञान ने विशेष भूमिका निभाई है। उसने छात्र के व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यक्तिगत रुचियों के का शिक्षा पर प्रभाव बताया है। मतलब कि छात्र के व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्तिगत रुचियां उसके शिक्षा पर प्रभाव डालती है। कई बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कई बच्चे थोड़ी अपेक्षाकृत लेट सीख पाते हैं। मनोविज्ञान ने कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है, उन्हें ही हम शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। जैसे शिक्षा शब्दकोश ने शिक्षण सिद्धांत की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षण सिद्धांत एक ऐसा विचार या सामान्यीकरण है जो न केवल शिक्षार्थी को लक्ष्य व उद्देश्य प्राप्त करने में वरन शिक्षक की भी पथ प्रदर्शक के समान सहायता करता है। मतलब शिक्षण सिद्धांत एक ऐसा विचार है जो न केवल विद्यार्थी को लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करता है, बल्कि शिक्षक को भी एक पथ प्रदर्शक के समान उसकी सहायता करता है। शिक्षक को भी ये बताता है कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर जाकर के उसे अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अधिक ज्ञान प्रदान करना, रोचकता के साथ ज्ञान प्रदान करना और प्रभावशाली ज्ञान प्रदान करना, यही शिक्षण सिद्धांतों के उद्देश्य होते हैं। हमारे कुछ प्रमुख शिक्षण सिद्धांत निम्न है। जैसे पहला है हमारा स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत हमारे जो भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन्हें हमें स्वाभाविक रूप से सिखाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को कक्षा में ऐसा वातावरण उपस्थित करना चाहिए कि वह यानी कि विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से सीख सके। चूँकि संस्कृत हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए इसे समझने में, इसे बोलने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए शिक्षक को स्वाभाविक रूप से एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चे इसे सीख सकें। इसके लिए शिक्षक को अधिक से अधिक कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर भी अधिक से अधिक संस्कृत बोलने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कार्य उसे ऐसे करने चाहिए जिससे कि संस्कृत का वातावरण बने और विद्यार्थी संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित हो, स्वाभाविक रूप से वो संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित हो। जैसे उन्हें छोटे छोटे वाक्य देने चाहिए जिससे कि वो आपस में संस्कृत में बात कर सके। तो इस तरह से एक स्वाभाविक वातावरण शिक्षक के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख सकें। दूसरा हमारा आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालकों के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, और जिस कार्य को बच्चे स्वयं करके सीखते हैं वो उनका ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसके लिए शिक्षक का यह कर्तव्य है या शिक्षक को यह करना चाहिए कि वो बच्चों को अधिक से अधिक क्रियाशील रखे। अब संस्कृत शिक्षण चूंकि बोलचाल की भाषा नहीं है, तो क्रियाशील कैसे रख सकते हैं? इसके लिए संस्कृत शिक्षक को छात्रों को सूक्तियों का, संस्कृत मुहावरों का, संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना सिखाना चाहिए। उसे व्याकरण संबंधी अशुद्धियों के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। उसे व्याकरण के नियमों को बताना चाहिए छात्रों को। साथ ही संस्कृत बोलने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। संस्कृत की ऐसी प्रतियोगिताएं रखनी चाहिए जिससे कि बच्चे क्रियाशील रहें। उससे क्या होगा कि बच्चे करके सीखेंगे, और जो वो अपने आप सीखेंगे तो उनका ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा। हमारा अगला उद्देश्य है मौखिक कार्य का सिद्धांत।
चूँकि हमारे भाषाई कौशल का क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना, इसलिए हमारा सबसे पहला होता है सुनना। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है और चूँकि संस्कृत जैसे बताया कि बोलचाल की भाषा नहीं होने के कारण यदि हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ही बच्चे शुद्ध उच्चारण उसका करेंगे, इसलिए हमें अधिक से अधिक संस्कृत बोलने के अवसर छात्रों को प्रदान करने चाहिए। जैसे पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति में एक शिक्षक के द्वारा सारा कार्य श्रवण कौशल के द्वारा ही संपन्न कराया जाता था, मतलब अध्यापक के द्वारा बोला जाता था और छात्र उसको सुन करके ग्रहण करते थे। तो अध्यापक स्वयं शुद्ध उच्चारण करता, उसका छात्रों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करता। इस तरह से हम अधिक से अधिक उन्हें ऐसी अवसर दें जिससे कि वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति कर सके। उन्हें संस्कृत में ही अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करें। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करें जिसमें अधिक से अधिक संस्कृत के प्रतियोगिताएं रखी जाए जिससे कि बच्चे मौखिक कार्यों के द्वारा सीखें। हमारा अगला उद्देश्य है रुचि का सिद्धांत। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस चीज में हमारी रुचि होती है, जिस चीज में छात्र की रुचि होती है, वो उसको पूर्ण मनोयोग से सीखते हैं और उसको जो सीखते हैं तो वो उनका ज्ञान स्थायी होता है। तो इसलिए संस्कृत के अध्यापक को छात्रों को संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। अब वो रुचि जागृत कैसे करेगा? सबसे पहले तो अध्यापक को स्वयं संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करनी होगी, क्योंकि अध्यापक एक ऐसा दीपक होता है जो कि स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। तो इसलिए उसके लिए उसे संस्कृत की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। अपने शिक्षण में सहायक सामग्रियों, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों, खेल विधि आदि का उपयोग करना चाहिए जिससे कि छात्रों की उसके प्रति रुचि जागृत हो। साथ ही साथ अध्यापक को बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए बच्चों को जिससे कि वो रुचि उनकी जागृत हो। हमारा अगला सिद्धांत आता है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो छात्रों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब अध्यापक को छात्रों को अधिक से अधिक संस्कृत बोलने के लिए, अधिक से अधिक संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसके लिए अध्यापक को विभिन्न प्रतियोगिताएं रखनी पड़ेगी जिसमें उन्हें पारितोषिक भी देना चाहिए, मौखिक भी हम प्रशंसा कर सकते हैं। हमारी जो प्रार्थना सभा होती है उसमें हमारी संस्कृत की प्रार्थनाओं का या फिर और संस्कृत सूक्तियों का इनका आयोजन करना चाहिए जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक प्रेरित होंगे। हमारा अगला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। चूँकि संस्कृत साहित्य हमारा बहुत ज़्यादा विस्तृत है इसलिए उसे हम एक साथ ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, ना तो संभव है और ना ही उपयोगी है। तो इसके लिए शिक्षक को 3 कार्य करने पड़ेंगे। पहला है चयन, दूसरा विभाजन और तीसरा है उसका अभ्यास। सबसे पहले आते हैं चयन पर। चूँकि बहुत ज़्यादा विस्तृत है संस्कृत साहित्य इसलिए शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर विषय वस्तु का चयन कर लेना चाहिए अध्यापक को कि किस कक्षा में उसे किस पाठ्य वस्तु को पढ़ाना है। तो इसलिए उसे विषय उद्देश्यों के आधार पर विषय वस्तु का जो विभाजन करना होता है वही उसका चयन कहलाता है। दूसरा होता है हमारा विभाजन। हमें शिक्षण सूत्रों के अनुसार किस कक्षा में क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो सब चीज़ों को बांट लेना चाहिए, वो होता है हमारा विभाजन। और हमारा अगला आता है अभ्यास, यानी कि चयन और विभाजन के पश्चात छात्रों को शिक्षण प्रदान करने के बाद उनको अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे कि बच्चे उसमें पारंगत हो सके। बच्चे अभ्यास करेंगे तो वो अच्छे से उसको सीख
पाएंगे। जैसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मथी उत्सुजान, रस्सी आवत जात के सिलवत पड़त निशान। हमारा अगला शिक्षण उद्देश्य शिक्षण सिद्धांत है जीवन से संबंधित। यानी अध्यापक के द्वारा जो भी शिक्षण कार्य करवाया जाए, जो भी उदाहरण उसके द्वारा दिया जाए, वो हमारा जीवन से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि छात्र जो भी पढ़ते हैं, अगर हम उसे व्यवहारिक जीवन के अनुसार उनको शिक्षण प्रदान करेंगे तो वो जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि बच्चा अपने अनुभवों से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और दैनिक जीवन से संबंधित जब हम उनको उदाहरण देंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, तो वो अपने व्यवहारिक जीवन में भी उसका प्रयोग कर पाएंगे। हमारा अगला सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। जैसा हम जानते हैं कि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। विभिन्न प्रकार से मतलब विभिन्न क्षमताओं वाले छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, औसत भी होते हैं, निम्न स्तर के विद्यार्थी भी होते हैं। तो हमें उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही शिक्षण कार्य उनको करवाना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, औसत स्तर के छात्रों को सीखने में थोड़ा समय लगता है और निम्न स्तर के विद्यार्थियों को और भी ज़्यादा। तो इसके लिए अध्यापक को प्रतिभाशाली छात्रों को भी उनकी समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। साथ ही औसत और निम्न स्तर के छात्रों को धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए, धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे ये शिक्षण सूत्र थे, शिक्षण सिद्धांत थे, जिनकी सहायता से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है ना, और रोचक बना सकता है और छात्र को अधिगम के लिए अधिक से अधिक प्रेरित कर सकता है। धन्यवाद।